Hello everyone, I am Faizi Khan, the founder of ख्यालों की उड़ान. I am a writer and a storyteller. और मेरे जो ये पूरा चैनल है उसमें मुझे बेहद अच्छा लगता है लोगों का सफ़र जानना और वो अलग अलग क्या चीज़ें करते हैं और इस दुनिया को बेहतर बनाते हैं. तो आज हमारे साथ एक बहुत ख़ास मेहमान हैं, अजय गोविंद, जो कि एक राइटर हैं, डायरेक्टर हैं. फिल्म मेकिंग की दुनिया में 17 साल से ऊपर का इन्हें वक्त हो गया है और उन्होंने बहुत डिफरेंट तरीके की मूवीज़ बनाई हैं. तो मैं आज चाहूँगी कि आपका जो सफ़र रहा वो आप जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं उनके साथ आप शेयर करें. सो वेलकम. थैंक यू. सो मेरा जो सफ़र है फिल्म मेकिंग की दुनिया में या इस दुनिया में एक्चुअली वो सफ़र यहाँ जहाँ हम बैठे हैं, ये मेरा स्कूल भारतीय विद्या भवन, जहाँ पे मैं किंडरगार्टन केजी से लेके 8th स्टैंडर्ड तक पढ़ा हूँ. आज कई सालों बाद जब मैं यहाँ आ रहा हूँ तो मुझे याद आ रहा है कि काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आज मैं लाइफ में कर रहा हूँ और करना चाहता हूँ, जो जिसकी शायद सिर्फ शुरुआत यहीं से हुई थी. मेरा फॉर एग्जांपल, आपने जैसे इंट्रोडक्शन में कहा कि मैं फिल्म्स बनाता हूँ, तो कहानियों में दिलचस्पी, हालांकि ज़्यादातर सब बच्चों को कहानियों में दिलचस्पी होती है, लेकिन कहानियों में एक ख़ास दिलचस्पी की कहानी कहने की का एक इंटरेस्ट, वो शायद इस स्कूल में और बहुत स्पेसिफिकली एक मेरी जो इंग्लिश टीचर थी यहाँ पर, मिसेस ताराशंकर, उन्होंने मुझ में वो काइंड ऑफ एक इंटरेस्ट जगाया था. जी, क्योंकि यही कहते हैं कि शायद एक बच्चे के पास जितनी कहानियाँ होती हैं उतनी शायद ही किसी के पास होती हों. तो कोई ऐसी कहानी याद है यहाँ की कि क्या सबसे पहली चीज़ बहुत स्ट्रांगली ऑब्जर्व की और वो अभी तक याद है? कोई यहाँ की याद मतलब कई सारी चीज़ें हैं जो मतलब सॉर्ट ऑफ विनियट्स में, फ्लैशेस में याद हैं मुझे. और उसमें डेफिनेटली ये था जो मेरा जो बस का सफ़र होता था स्कूल में आने का, और क्लासरूम, किसी भी स्कूल में पढ़ते वक्त क्लासरूम के आपके फ्रेंड्स होते हैं जो आपके क्लासरूम में होते हैं, और कुछ बस के फ्रेंड्स होते हैं आपके जो आपके मोहल्ले में रहते हैं या किसी सोसाइटी में, और लंच बॉक्स खाने वाले फ्रेंड्स होते हैं. तो जो चीज़ें मुझे याद है डेफिनेटली वो है, मतलब कई सारे नाम हैं जो मुझे याद हैं, जिनसे मैं एक्चुअली स्कूल में सिर्फ 96 तक पढ़ा था. उसके बाद मैं अपनी हाई स्कूल मैंने थाईलैंड में, बैंकॉक में पढ़ाई की थी. लेकिन कई सारे लोग जो इस क्लास में और उस बस में मेरे साथ थे, उनके नाम अभी भी हैं, और वो अभी भी ऑफ कोर्स थैंक्स टू सोशल मीडिया कनेक्टेड हूँ मैं उनके साथ. कई सारे ऐसे दोस्त हैं. और जैसा मैंने पहले जिक्र किया ताराशंकर मैम के बारे में, मुझे याद है कि मैं स्पोर्ट्स में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखता था, तो मुझे एक विजुअल है मेरे दिमाग में कि मैं ताराशंकर मैम के साथ हूँ और हम लोग प्लेग्राउंड में हैं और क्रॉसवर्ड सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि शी यूज्ड टू एनकरेज मी टू डू दैट, यू नो. तो वो जो एक चीज़ है, वही द फैक्ट दैट इट ऑल बिगैन हियर, इट ऑल बिगैन विद हर in her classroom, the way she taught, the way she loved language, the way she loved teaching and her students. तो वहाँ से ही definitely काफ़ी चीज़ें शुरू हुई हैं. और कैसे स्टूडेंट थे आप बचपन में? मतलब शरारती थे या फिर मासूम थे कि चुपचाप आते थे, चुपचाप चले जाते थे, या फिर आपका आना जाना बस वालों को और क्लास वालों को पता चलता था? आप कैसे थे स्टूडेंट? अब ये तो वो बात हो जाएगी जैसे सिनेमा में कोई अनरिलायबल नैरेटर होता है ना, कि जिसकी कहानी आप माने या ना माने, पता नहीं आपको एज एन ऑडियंस. तो हमें आप पे यकीन है फिलहाल. ओके. तो मुझे डेफिनेटली इतना याद है कि मैं बहुत ज़्यादा शरारती या उस तरह का एनर्जेटिक, उस तरह का बच्चा नहीं था, स्टूडेंट नहीं था. आई थिंक आई यूज्ड टू कीप टू माई सेल्फ. कुछ फ्रेंड्स थे, उनके साथ रहना मेरे लिए डेफिनेटली, मुझे अभी भी याद है, क्योंकि मैं जब यहाँ से गया और 4 साल में स्कूल से बाहर, देश से बाहर था, आई यूज टू कॉन्स्टेंटली वॉन्ट टू कम बैक. मेरे को इस स्कूल में, यहाँ पे जैसे मैंने कहा ना, वो जो नाम इस स्कूल से जुड़े हुए वो जो दोस्त थे, आई कॉन्स्टेंटली यूज टू मिस देम अ लॉट, and I used to think about wanting to come back, which is why after my schooling there I decided, I could have chosen to study abroad, but मैंने decide किया कि नहीं, मैं वापस इंडिया आना चाहता हूँ. हालांकि of course, when you are 14 and when you are 19 you're different, right? तो आपकी priorities change हो जाती हैं, वो लोग वैसे नहीं रहते, आप वैसे नहीं रहते, काफ़ी कुछ बदल जाता है. बट यहाँ पे जब तक मैं था, डेफिनेटली आई यूज्ड टू जस्ट लाइक स्पेंडिंग टाइम विद माई फ्रेंड्स. आई वाज नॉट अ स्टूडियस किड एट ऑल. डेफिनेटली मैं स्टूडियस नहीं था. मेरे ख्याल से
लैंग्वेज के अलावा शायद किसी और सब्जेक्ट में मैं बहुत अच्छा परफॉर्म भी नहीं करता था, जहाँ तक मुझे याद है। लैंग्वेज ही अभी तक साथ में उसका ही साथ रहा फिर। बिल्कुल बिल्कुल, उसी का हाथ पकड़ के फिर यहाँ तक और आगे भी जाने की उम्मीद है। यस यस। और इनफैक्ट यहाँ पे जो वो एक ग्राउंडिंग जो मिली, जो एक फाउंडेशन जो मिला, उसे मैं फिर आगे जाके जब मैंने थाईलैंड में, जैसे मैंने कहा, जब मैंने पढ़ाई की, एक अमेरिकन स्कूल में पढ़ाई की, तो वहाँ पे व्हाट बिकेम इंटरेस्टिंग टू मी वाज आई वाज इंट्रोड्यूस्ड टू अ होल न्यू वर्ल्ड ऑफ लिटरेचर, यू नो, बियॉन्ड जस्ट द क्लासिक्स दैट वी यूज्ड टू लर्न हियर, बिकॉज एक इंडियन करिकुलम में थोड़ी लिमिटेशंस होती हैं। और करिकुलम ही इतना ज़्यादा होता है कि उसके अलावा तो कुछ करने का टाइम भी नहीं होता आपके पास। ऐसा नहीं है कि आप नॉवेल्स पढ़े हैं ना उस तरह से। तो बट व्हेन आई वेंट and studied in that system, जहाँ पे मैंने I got introduced to the literature of the world. Now that I look back, I'm definitely heavily influenced by a lot of literature that I read at that time. You know, चाहे वो एल्बर्ट कमू हो, जो एक फ्रेंच ऑथर हैं, या एक सिंगापुरियन शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं, उनकी स्टोरीज़ मेरे को अभी तक याद हैं। 2-2, 3-3 पेज की शॉर्ट स्टोरीज़ मैंने पढ़ी थी। सोशल सैटायर्स थे वो। और आज जिस तरह की कहानियाँ मैं लिख रहा हूँ, जिस तरह की फिल्में मैं लिख रहा हूँ, आई डेफिनेटली सी अ लॉट ऑफ दैट इन्फ्लुएंस इन माय वर्क। तो पहली ऐसी कहानी कौन सी है जो जिसका आप पे बहुत ज़्यादा असर पड़ा? कौन सा ऐसा किरदार है उस कहानी का जो कहीं ना कहीं होता है ना कि हम बचपन की कोई कहानी पढ़ते हैं और उसका किरदार अपने ऊपर उतार लेते हैं, तो वो कहानी कौन सी थी, वो किरदार कौन सा था? मुझे एक्चुअली सच पूछे तो मुझे एक्चुअली बहुत क्लियरली इस तरह से याद नहीं है कि क्या फिल्में थी या क्या एक स्टोरी थी या क्या एक चीज़ थी, बट डेफिनेटली जो मैंने अपनी 11th स्टैंडर्ड में मैंने कुछ वर्कशॉप्स, फिल्म मेकिंग की, फिल्म अप्रिसिएशन की वर्कशॉप्स अटेंड की थी। उस टाइम पे मैंने जो कुछ फिल्में देखी थी, मुझे आई थिंक याद आ रहा है कि ट्रूमन शो नाम की एक फिल्म है इंग्लिश, जिम कैरी, और जिसमें यू नो देयर इज़ अ फिल्म विद इन अ फिल्म, मतलब एक दुनिया, एक नकली सी दुनिया है, उसके अंदर एक आदमी है जिसे पता नहीं है कि ये दुनिया नकली है, यू नो दैट काइंड ऑफ अ स्टोरी, एवरीथिंग इज इन हिज, एवरीथिंग इज काइंड ऑफ ऑर्केस्ट्रेटेड अराउंड हिम। तो दैट फिल्म आई स्पेसिफिकली रिमेंबर स्टेइंग विद मी। एंड ऑफ कोर्स उसके बाद जब मैं ग्रेजुएशन में आया और मैंने वर्ल्ड सिनेमा देखना शुरू किया, इंटरनेशनल फिल्म्स देखना शुरू किया, फॉरेन लैंग्वेज फिल्म्स देखना शुरू किया, तो मुझे बहुत ज़्यादा जो एक्साइटिंग लगता था वो था ईरानियन सिनेमा। अब्बास कियारोस्तामी, मजीद मजीदी, इन लोगों की फिल्में, स्पेशली जो द वे दे यूज्ड टू टेल स्टोरीज ऑफ चिल्ड्रन, वो मुझे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता था, मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग लगता था। और मुझे कहीं ना कहीं लगता था आई ऑल्सो वॉन्ट टू मेक फिल्म्स लाइक दिस, ऑल्दो जो मेरी राइटिंग थी वो बिल्कुल ऐसी नहीं थी। आई नेवर यूज्ड टू राइट दोज काइंड्स ऑफ स्टोरीज, यू नो। आप कैसी कहानियाँ लिखते थे? मेरी एक्चुअली कहानियाँ शुरुआती वक्त में जब मैं फिल्में लिखने से पहले जो मैं लिखता था, एक्चुअली वो बहुत डार्क और बहुत मॉर्बिड चीज़ें होती थी, लॉट अराउंड डेथ एंड यू नो, और बहुत ज़्यादा, मतलब वो जो मैं लिखता था उसका, या यू नो शायद उस वक्त लिखना आता भी नहीं था, तो जो भी मैं लिखता था उसमें एक वो नहीं होता था, एक दुनिया नहीं होती थी, उसका एक कॉन्टेक्स्ट नहीं होता था, यू नो। कैरेक्टर्स के नाम राम श्याम विजय नहीं होते थे, यू नो, कुछ अजीब से नाम होते थे, जो अजीब सी एक दुनिया, ना अंग्रेज़ी है ना इंडियन है, यू नो। सो आई थिंक I probably didn't have a voice of my own at that time, you know. I think I was just trying to write something जो बहुत, जैसे मैंने कहा, काफ़ी डेफिनेटली डार्क था, इतना मेरे को याद है। उस वक्त डार्क चीज़ें पढ़ते थे आप? सो जहाँ तक पढ़ने का सवाल है, मेरी यू नो हमेशा से, स्पेशली 11th के बाद से मुझे याद है कि जैसे मैंने एल्बर्ट कमू का नाम लिया, या सैमुअल बेकेट, जॉन पॉल सार्त्रे, इन लोगों की नॉवेल्स, प्लेज, शॉर्ट स्टोरीज़ बहुत पढ़ी थी मैंने। तो उन्हें डार्क तो नहीं माना जाता, बट हाँ डेफिनेटली वो थोड़ा सबवर्सिव है, मतलब यू नो उसमें एक एलिमेंट ऑफ क्वेश्चनिंग है, एक एलिमेंट ऑफ काइंड ऑफ चैलेंजिंग द वर्ल्ड एंड द वर्ल्ड ऑर्डर है, यू नो। तो उस हिसाब से वो डेफिनेटली डार्क थी। तो वो उन्होंने उन चीज़ों के वो थॉट्स डेफिनेटली मेरे साथ यू नो काफ़ी मुझे इन्फ्लुएंस करते थे। तो जैसे कि मैंने आपकी बात ही सुनी कि आप काफ़ी सारी जगहों पर रहे हैं, कि जैसे आपने स्कूलिंग यहाँ से की है, पैदाइश कहाँ की है आपकी? मेरी पैदाइश झांसी की है।
ओके। झांसी, हाँ। तो झांसी का भी आपने एनवायरनमेंट देखा है, फिर उसके बाद आप दिल्ली आए, फिर उसके बाद आप थाईलैंड गए हैं, फिर उसके बाद वापस आए हैं। सो आप इतनी सारी जगहों पर रहे हैं, Right. तो आपने इतनी कल्चर डाइवर्सिटी देखी है। तो इतना सारा चीज़ देखने पे कहा जाता है कि आप जहाँ से होते हैं, आप जिस जगह रहते हैं, तो उस शहर का, उस वतन का बहुत ज़्यादा किरदार आपकी कहानियों में, आपके किरदारों में बहुत शबाहत आती है उसकी। राइट। तो आपके किरदारों में कहाँ कहाँ की शबाहत है? मुझे ऐसा लग रहा है कि एक किरदार शायद आपने झांसी का लिखा होगा कहीं ना कहीं, एक किरदार यहाँ पे दिल्ली में एक बच्चा है जो पढ़ता है शायद, और जो चाट पापड़ी खा रहा है शायद, एक किरदारों में कहीं ना कहीं वो दिखा होगा, दिल्ली दिखा होगा, फिर बैंकॉक दिखा होगा, बहुत सारी चीज़ें। तो मतलब कितनी शबाहत रही किरदारों पर जहाँ जहाँ आप रहे हैं। राइट। तो ये एक यू नो इसमें मेरे लिए एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये रही है कि एक्चुअली मैं कई जगह काफ़ी टाइम तक, स्पेशली आई थिंक फॉर्मेटिव ईयर्स जिसे कहते हैं, स्कूल यहाँ पे, उसके बाद थाईलैंड, उसके बाद जब मैं दिल्ली आया, तो आई वॉज अ वेरी इनवर्ड पर्सन। आई वॉज नॉट अ वेरी, मैं बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं करता था, बहुत ज़्यादा घुल मिलता नहीं था लोगों से, तो बहुत अपने आप में रहता था मैं। तो उससे क्या होता था कि आई थिंक मेरी राइटिंग या मेरे थॉट प्रोसेस या मेरे काम में ये बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट नहीं करता था कि मैं कहाँ हूँ, मैंने क्या देखा है। मगर पिछले कुछ सालों में मैं कहूँगा स्पेशली कुछ जब से मैंने फिक्शन फिल्म बनाने की शुरुआत की है 2011 में, जब मैंने अपनी पहली फिल्म लिखी थी, तब से लेके आई थिंक आई हैव बिकम मोर रिसेप्टिव टू माई एनवायरनमेंट। मतलब जो मेरे इर्द गिर्द हो रहा है, जो मेरे सामने घट रहा है, उसको अपनी स्टोरीज़ में या उसको स्टोरी में कन्वर्ट कर देना, यू नो, या तो उसको आप स्टोरी में यूज़ करते हैं, जैसे आपने कहा कोई बच्चा यहाँ पे कोई मिला था, कुछ इंटरेस्टिंग दिखा था, या आप उसी पूरी चीज़ को स्टोरी में तब्दील कर देते हैं। तो मेरे साथ पिछले कुछ टाइम से ये हो रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा अपने आसपास की चीज़ों से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हूँ, और मैं उसमें अपना सिनेमा, उसमें अपनी कहानियाँ ढूंढ रहा हूँ। तो ये मेरे लिए आई थिंक एक, तो शायद मैंने काफ़ी टाइम जब मैंने ट्रैवल किया, जब मैंने यू नो अलग अलग जगहों पे मैं रहा, तो उस टाइम पे मैंने बहुत ज़्यादा शायद बाहर की तरफ देखा ही नहीं, मैं अपने आप में ही बंद सा था, यू नो। मगर अब बहुत ज़्यादा बदल गया। अब मैं मतलब अगर एक ट्रैफिक सिग्नल पे हूँ गाड़ी चलाते हुए, तो भी मैं आसपास कहानियाँ ढूंढ रहा हूँ, यू नो। तो हर चीज़ में मैं कहानियाँ ढूंढ रहा हूँ, और हर चीज़ को मैं तुरंत एक कहानी में कन्वर्ट करने का और उसका बिगिनिंग मिडल एंड क्या है वो फिगर आउट करने में लगा हुआ हूँ आजकल। और बचपन से देखा जाए तो आप किस तरीके से दुनिया देखते थे? मतलब रुझान कब से हुआ कि फिल्म मेकिंग में जाना है? इंटरेस्ट था मूवीज़ देखने में? सो ये एक्चुअली एक मेरे लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि मैंने ये पहले रियलाइज़ नहीं किया था कि मेरे को बचपन से जो घर का जो माहौल था, घर के माहौल में सिनेमा बहुत ज़्यादा था। हालांकि मेरे पेरेंट्स दोनों गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, रिटायर्ड हैं अब, मगर फिल्मों का उन दोनों को बहुत शौक़ था। मैं 80s 90s की बात कर रहा हूँ, हम लोग थिएटर में जाके फिल्में देखते थे, हम लोग घर पे फिल्में VHS में यू नो कैसेट जो है रेंट पे, VCR का ज़माना होता था। हाँ, तो हम लोग कैसेट रेंट पे लेके फिल्में देखते थे, रेगुलरली देखते थे। और उसमें भी एक जो बहुत फॉर्चुनेट चीज़ मेरे लिए थी वो ये थी कि जो कैनवस था ना उसका, वो बहुत वाइड था। मतलब मेरे पेरेंट्स जो है मेन स्ट्रीम फिल्में भी हम लोग देखते थे साथ में, और आर्ट हाउस जिसे कहते हैं उसे भी, क्योंकि मैं 80s 90s की बात कर रहा हूँ, तो मतलब 70s 80s में इंडिया में जो न्यू वेव चल रहा था, स्पेशली जो हिंदी सिनेमा में जो नसीरुद्दीन शाह साहब की फिल्में, या यू नो शबाना आज़मी जी की फिल्में, दीप्ति नवल जी की, सुप्रिया पाठक जी की, इनके गाने, ये फिल्में, साई परांजपे की फिल्में, ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्में, ये सब घर पे हमने साथ में देखी हैं। और इसमें मेरा सॉर्ट ऑफ इंटरेस्ट उन्होंने जगाया उस तरह से, बड़े सबकॉन्शियसली। शायद उन्होंने, अगर उन्हें पता था कि मैं फिल्म मेकर बन जाता, शायद दिखाते नहीं फिल्में मुझे क्योंकि मतलब हम जिस दुनिया से, उस दुनिया में तो मतलब कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता कि आप ऐसा एक करियर पाथ चूज़ करें। तो मगर डेफिनेटली वो बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस रहा, क्योंकि मतलब मैं हमेशा, जैसे आई थिंक कैजुअली कहता हूँ कि हम लोग रुदाली भी थिएटर में
देखने गए थे और रूप की रानी चोरों को राजा भी थिएटर में देखने गए थे, यू नो। चाणक्य सिनेमा में मेरे को अभी भी याद है, हम लोग डाली देखने गए थे। हम मणिरत्नम सर की एक फिल्म आई थी तमिल में, उसका हिंदी डब्ड वर्जन आई थिंक दलपति करके रिलीज़ हुआ था, वो भी हमने देखा था चाणक्य सिनेमा में। सीपी में हम जाते थे फिल्में देखने एज अ फैमिली विद सम फ्रेंड्स, और ये उस टाइम पे फिल्में थिएटर में जाके देखना बहुत कॉमन नहीं होता था, यू नो। एक रेगुलर मिडिल क्लास फैमिली के लिए इतना कॉमन नहीं था कि आप हर हफ्ते जाएंगे, हर महीने जाएंगे। बट थैंकफुली मेरे पेरेंट्स ने वो एक मुझे इससे याद आया कि मुगल आजम, मेरे बचपन में मुगल आजम कलर्ड आई थी। अच्छा, उससे okay. पहले सिर्फ ब्लैक एंड वाइट में थी, Right. तो तब तक हमने वीसीआर पे ब्लैक एंड वाइट पे ही देखी थी। जो कलर्ड आई तब हम लोग हॉल में गए थे। अच्छा, बाकी की चलो हम आपके हैं कौन लगी है तब Right. तो उतना फ्रीक्वेंट नहीं था, जैसे अभी बहुत फ्रीक्वेंट प्लान्स बनते हैं, चलो मूवी चल लेते हैं, पीपल टेक देयर फैमिलीज देयर। अब ऐसा नहीं, मतलब उस वक्त ऐसा इतना फ्रीक्वेंटली नहीं था। राइट। आपने हम आपके हैं कौन का जिक्र किया तो मुझे याद आया कि जब 95 में आई थिंक डीडीएलजे रिलीज़ हुई थी, तो जैसे मैंने कहा मेरे पेरेंट्स जो हम लोग सब तरह की फिल्में देखते थे, पता नहीं क्यों उन्होंने डिसाइड किया कि हम डीडीएलजे थिएटर में नहीं देखेंगे। और मुझे ये याद है बिकॉज दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे की कॉन्वर्सेशंस स्कूल बस में, मेरी एक फ्रेंड है स्निग्धा, वो उसका जो क्लाइमैक्स वाला वो जो बाबूजी जाने दीजिए वाला जो डायलॉग है उसको इनैक्ट करती थी। और मैंने रियलाइज़ किया, मेरे को अभी याद आ रहा है कि वो उस स्कूल बस में जब सब डीडीएलजे की बात करें, सिर्फ मैंने नहीं देखी थी वो फिल्म। अब पता नहीं उसका उस वक्त क्या थॉट प्रोसेस था पेरेंट्स का, या मुझे कैसा लगा था, बट अचानक से मुझे याद आया कि हाँ, मतलब इसका मतलब वो कहीं ना कहीं कुछ डिसीजंस ले रहे थे फिल्मों के बारे में, यानी कि हम सब कुछ देखने जा रहे हैं, यू नो। तो काफ़ी डिसर्निंग ऑडियंस थे मेरे पेरेंट्स, हैं अभी भी। अच्छा, एक क्वेश्चन है जो ज़्यादातर लोगों से एक्चुअली पूछा जाता है कि आपने कहा कि गवर्नमेंट सर्विसेज में थे आपके पेरेंट्स, और वहाँ से एक इंसान निकला है जो फिल्म मेकिंग में आया है। ख़ासतौर से जब हमारे पेरेंट्स बोलते हैं कि पढ़ो लिखो और नौकरी करो, डॉक्टर इंजीनियर बनना है या फिर नहीं सरकारी नौकरी, राइट। सो सरकारी नौकरी और डॉक्टर इंजीनियर और एक वो जो जॉब सर्कल का पूरा एक विशियस सर्कल चलता है, वहाँ से कैसे निकले और कैसे कन्विंस किया पेरेंट्स को? सो एक्चुअली आई थिंक ज़्यादा मुश्किल नहीं रहा, बिकॉज आई मीन जो मुझे अभी याद है वो ये है कि बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं था, क्योंकि आई थिंक उनको कहीं ना कहीं समझ में आ गया था कि मैं लिटरेचर को लेके, और ये उस वक्त की बात है जब मैंने ये डिसाइड किया था कि मैं लिटरेचर पढ़ना चाहता हूँ, मैं इंजीनियरिंग नहीं करना चाहता हूँ, है ना। तो लिटरेचर को लेके मेरी सीरियसनेस और मेरा इंटरेस्ट, और आई थिंक मेरा एक लॉजिकल रीजनिंग कि मैं स्कूल में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में मैं अच्छे से मार्क्स नहीं सिक्योर कर पा रहा हूँ, अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन वहीं इंग्लिश हिस्ट्री फ्रेंच वगैरह में मैं अच्छे मार्क्स सिक्योर कर पा रहा हूँ, तो ऑब्वियसली आई एम परफॉर्मिंग वेल एंड आई एम एंजॉइंग इट। तो उस पर्सपेक्टिव से जब आई थिंक हमारा कॉन्वर्सेशन हुआ इस बारे में, कॉन्वर्सेशन हुआ था, मुझे याद है काफ़ी कॉन्वर्सेशंस हुए थे ऑफकोर्स, और ये जनवरी ऑफ माई 12th स्टैंडर्ड की बात है उस टाइम की। वहाँ से लेके फिर मेरे ख्याल से जब एक बार मैं दिल्ली में सेंट स्टीफेंस कॉलेज में पढ़ा हूँ लिटरेचर, तो जब मैंने वहाँ पे एडमिशन लिया और फिर उनको आसपास से फीडबैक आने लगा, अच्छा सेंट स्टीफेंस में है तो फिर तो अच्छी बात है, यू नो, इट्स अ गुड कॉलेज, इट्स वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस इन इंडिया एंड सो ऑन। फिर आई थिंक वहाँ से उसके बाद से फिर कभी उस बारे में चर्चा नहीं हुई कि नौकरी, या फिर आई थिंक नेक्स्ट जो स्टेज आया, नेक्स्ट जो पढ़ावा आया वो आया कि व्हेन यू आर चूजिंग अ करियर, यू नो, एंड उस वक्त अगेन फिल्म मेकिंग का भी बहुत स्पेसिफिक एक मोमेंट था जब मैं सेंट स्टीफन स्कूल में एक के बाद एक मीडिया स्टडीज़ का कोर्स कर रहा था। एक प्रोफेसर है मदन गोपाल सिंह, ही इज़ अ फिल्म थियोरी प्रोफेसर एंड अ सूफी सिंगर ऑल्सो, एन आर्टिस्ट। वो जब एक वर्कशॉप ले रहे थे क्लासरूम में, उस वर्कशॉप में बैठ के मेरे को ये आइडिया है कि मैं फिल्म, जैसे ही मैंने अभी बताया ना कि वो बचपन में फिल्में देखने का, घर पे हमेशा फिल्मों की बातें होने का, वो सारी कड़ियाँ अचानक से जुड़ गई कि मैं ये क्या सोच रहा हूँ, मैं जर्नलिस्ट नहीं बनना चाहता, मैं तो फिल्म मेकर बनना चाहता हूँ, मेरे को तो ये करना है, मीनिंग, आई वांट टू क्रिएट मीनिंग। क्योंकि वो जो फिल्म थियोरी की वर्कशॉप थी उसमें जो स्क्रीन पे है उससे ज़्यादा समझना या वो रीड करना, टेक्स्ट, यू नो, सिनेमा को टेक्स्ट की तरह रीड करना, वो जब मदन गोपाल सिंह सर ने जब सिखाया था और उस बारे में जब बात की थी, तब मैंने रियलाइज़ किया कि दिस इज़ वेयर द पावर लाइज, यू नो, दिस इज़ व्हाट आई वांट टू डू। फिर वहाँ से आई थिंक अगेन काफ़ी टाइम तक थोड़ा कन्विंस करने में चैलेंज रहा, बिकॉज मैं
जब मैं करियर एज अ फिल्म मेकर जब मैंने करियर का डिसाइड किया था, तो ऐसा नहीं कि मैं किसी न्यूज़ स्टूडियो में या किसी प्रोडक्शन हाउस में या किसी टीवी चैनल में चला गया था. आई स्टार्टेड वर्किंग इंडिपेंडेंटली. आई स्टार्टेड मेकिंग डॉक्यूमेंट्रीज ऑन माई ओन. आई हैड माई ओन प्रोडक्शन हाउस एंड आई हैव माई ओन टीम. तो वो it's almost like it's all equivalent for the parents. It's almost equivalent to starting a business, जो बहुत ही बड़ा नो होता है एक और मिडिल ये भी क्लास. होता है कि सिक्योर जॉब नहीं है. बिल्कुल. ये इस फील्ड में चला तो गया है, पर ये फील्ड जो है ये थोड़ी सी रिस्की है कि अगर नहीं चले तो हो सकता है कि मतलब सही सिक्योरिटी नहीं है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं है. राइट. और उस चीज़ के बारे में शायद उनको थोड़ा टाइम लगा समझने में और देखने में, द काइंड ऑफ वर्क दैट आई वाज डूइंग, द काइंड ऑफ वर्क दैट आई वाज एबल टू प्रोड्यूस. एंड ऑफ कोर्स जब मेरी पहली फीचर फिल्म रिलीज़ हुई थी 2014 में, यानी कि मेरी जर्नी के ऑलमोस्ट 7-8 साल बाद, आई थिंक दैट वाज द फर्स्ट टाइम दे वर एबल टू सीरियसली अंडरस्टैंड व्हाट आई वाज डूइंग, यू नो. एंड सिंस देन दे हैव बिकम far more supportive and far more empathetic towards the journey, you know. उससे पहले कई चीज़ें थी जो वो समझ नहीं पा रहे थे, you know, which I can understand. मतलब आप डिस्टेंस से इस दुनिया को नहीं समझ पाते हैं क्योंकि आप रोज़ ऑफिस नहीं जा रहे हैं, है ना. आप अच्छा एट द सेम टाइम आप कभी कभी यहाँ ट्रैवल कर रहे हैं, कभी वहाँ ट्रैवल कर रहे हैं, तो आप चीज़ें कुछ तो कर रहे हैं. सो वो जो एक इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर या किसी इनफैक्ट एक फ्रीलांसर का की जो एक लाइफ होती है, जिसमें एट द सेम टाइम ऐसा लगता है कि बहुत कुछ हो रहा है और एट द सेम टाइम ऐसा भी लगता है कि कुछ नहीं हो रहा है. जैसे मैंने कहा कि मैं फिल्म बनाने के लिए आई वर्कड इन ओवर 20 स्टेट्स इन द कंट्री. तो आई हैव ट्रैवल्ड एवरीवेयर, आई हैव ट्रैवल्ड अ लॉट एक्सटेंसिवली. तो एक तरफ से तो आप देख रहे हैं, हाँ ये कर रहे हैं, मतलब मैं जा रहा हूँ, मैं कभी झारखंड में हफ्ते भर के लिए हूँ, कभी यहाँ पे हूँ, कभी वहाँ पे हूँ, बट एट द सेम टाइम क्या है समझ में नहीं आ रहा, उसकी एक स्ट्रक्चर समझ में नहीं आता एज एक फ्रीलांसर की लाइफ का. सो आई थिंक वो चैलेंजेस थे, बट लाइक आई सेड, सिंस माय फर्स्ट फिल्म things have changed a lot and I think they have a much better understanding of this world, you know. पहली जो फिल्म थी आपकी उसके बारे में बताइए, किस मौजू पे बनाई थी आप? राइट. सो मेरी पहली जो फीचर फिल्म जो मैंने लिखी थी वो एक्चुअली आफ्टर द थर्ड बेल नाम है उस फिल्म का, एक मर्डर मिस्ट्री है. और उसकी शुरुआत ऐसे हुई थी कि 2009 में मैंने एक प्ले में एक्ट किया था, और उस प्ले में एक्ट करते वक्त उस प्ले का काफ़ी सक्सेसफुल यहाँ पे कामानी ऑडिटोरियम में और कई जगहों पे वो प्ले हमने स्टेज किया था, एंड इट वाज अ वेरी सक्सेसफुल प्ले. तो मेरे को हमेशा से आई थिंक फिक्शन, ये वो टाइम है जब मैंने फिक्शन नहीं किया था, मैं अभी भी डॉक्यूमेंट्रीज ही कर रहा था. और फिक्शन की तरफ मैं डेफिनेटली आई वांटेड टू मूव टुवर्ड्स फिक्शन, बट आई डिडंट रियली हैव अ काइंड ऑफ कॉन्क्रीट स्क्रिप्ट दैट आई वांटेड टू मेक, जिस जो मैं कह सकूँ अच्छा मैं ये फिल्म बनाना चाहता हूँ, चाहे वो शॉर्ट हो या फीचर हो. बट मुझे जो एक फिल्म मेकर जिनके काम ने बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया था उस टाइम पे, वो थे राम गोपाल वर्मा. और राम गोपाल वर्मा की फिल्म में स्पेशली गैंगस्टर फिल्म्स हैं उनकी, बहुत डार्क सिनेमा है, बहुत ही काइंड ऑफ एजी काम था उनका. तो कहीं ना कहीं मेरे को एक रैंडम आइडिया था कि मैं राम गोपाल वर्मा की फिल्म में एक डेड बॉडी का रोल करना चाहता हूँ. ठीक है. तो इस थॉट से शुरुआत हुई इस बात की कि अगर मैं जिस प्ले में एक्ट कर रहा हूँ उस प्ले के दौरान मेरे कैरेक्टर की डेथ हो जाती है स्टेज पे, राइट, और सारे सस्पेक्ट्स हैं बाकी, तो 2 पुलिस वाले आते हैं, उस पूरी चीज़ को इन्वेस्टिगेट करते हैं. यही थी मेरी पहली फिल्म, ये था मेरी पहली फिल्म का बेसिक काइंड ऑफ प्रेमाइस कि, और मेरा ये था कि आई गेट टू प्ले अ डेड बॉडी. ठीक है, राम गोपाल वर्मा की फिल्म में तो नहीं, अपनी फिल्म में सही, अपनी ही फिल्म में डेड बॉडी बन जाता. यस. और फिर मेरे को कैमरा पे एक्टिंग करना, कैमरा पे आना बिल्कुल पसंद नहीं है. मैं बहुत ऑकवर्ड हूँ, मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है कैमरा के सामने बात करना. तो मेरा ये था कि मैं लिमिटेड, मेरे को बस वहाँ डेड बॉडी बनना है. और मैंने ऑफकोर्स रियलाइज़ किया कि इतना ईजी नहीं होता डेड बॉडी बनना भी फिल्म में, कन्विंसिंगली बनना. खैर आइडिया ये था, और वहाँ से शुरू हुआ आफ्टर द थर्ड बेल को लिखने का पूरा सिलसिला. और मेरे पास क्योंकि एक प्ले हम कर रहे थे, उस प्ले में ऑलरेडी बहुत बढ़िया 5 एक्टर्स थे, और उस प्ले के जो डायरेक्टर थे उनको भी मैंने एक्टर बना दिया इस फिल्म के लिए. और उन सब ने ये किरदार निभाए जो मर्डर सस्पेक्ट्स बने वो लोग, कि क्या इनमें से किसी ने किया है संदीप कापसे का मर्डर. वो गया टेबल के पास, फ्लास्क में से कॉफी निकाली, पी और कहानी खत्म.
और तुझे क्या लगा, किसी को पता नहीं चला? और ज़्यादातर फिल्म एक रिमांड रूम में सेट है, तो एक अचीवेबल फिल्म थी, उस तरह से एक अचीवेबल स्केल था उस फिल्म का। मैंने और मेरे जो डीओपी हैं तनवीर अहमद, तनवीर और मैं पिछले 17 साल से साथ में काम कर रहे हैं, फ्रॉम माई फर्स्ट डॉक्यूमेंट्री ऑनवर्ड्स। हमने डिसाइड किया कि ठीक है, विल पुट दिस टुगेदर, एंड then we planned and then of course we went ahead and made that film. उस फिल्म को बनाने में, शूट करने से रिलीज़ करने का जो टाइम था वो करीब 3 साल था। क्योंकि शूट करने के बाद, शूट तो कर दिया हमने, उसके आगे क्या करना है हमें नहीं पता, एडिट कर दिया ठीक है ओके, बट आगे क्या करना नहीं पता, क्योंकि हम लोग तो दिल्ली में हैं, इंडस्ट्री बॉम्बे में है, इंडस्ट्री में हम किसी को जानते नहीं हैं। तो फिर किसी के थ्रू हमारी मुलाकात हुई संजय सूरी और उनेर से, एक्टर प्रोड्यूसर संजय और उनेर जो डायरेक्टर हैं, और उन्होंने फिल्म देखी, उन्होंने कुछ फीडबैक दिया जो बड़ा यूज़फुल था। उससे मैंने फिल्म थोड़ा और एडिट करी, फिल्म 90 मिनट्स की ड्यूरेशन की हुई। फिर धीरे धीरे करके वो फिल्म फाइनली इवेंचुअली एक थिएट्रिकल रिलीज़ उस फिल्म को मिला। 8 सिटीज़ में वो फिल्म रिलीज़ हुई थी, और आज वो उस फिल्म ऑनलाइन अवेलेबल है जियो सिनेमाज़ पे और ईरोस पे। और मतलब ये था उस फिल्म की जर्नी, और एक बहुत ही, मतलब जैसे मैंने कहा कि बहुत ही एक स्ट्रे काइंड ऑफ एन आइडिया से शुरू हुई एक फिल्म, और अचानक आई हैड अ फीचर फिल्म टू माय क्रेडिट। या और ज़्यादातर फिल्म मेकर्स जो होते हैं, ख़ासतौर से उनके शुरुआती सालों में ये बहुत दिक्कत आती है कि बजट का इशू होता है, प्रोडक्शन कॉस्ट इतनी है और उतनी मिल नहीं रही है, सो दे एंड अप कटिंग फ्यू ऑफ द सीन्स। या फिर जैसे किसी सीन में गाड़ी होनी है, गाड़ी में अगर हीरो भाग रहा है तो प्रोडक्शन कॉस्ट ने अलाउ नहीं किया, तो फिर वो हीरो जो है बाइक पे भाग रहा होता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो सबसे ज़्यादा जब प्रोडक्शन कॉस्ट की किल्लत हुई वो कब थी, और वो फिर आपने कैसे जो है हैंडल की? एक्चुअली प्रोडक्शन, सो ये एक फ़ायदा, मेरे लिए एक फ़ायदा ये रहा कि क्योंकि मैं एक राइटर और डायरेक्टर हूँ, और कुछ हद तक प्रोड्यूसर भी इन फिल्म्स में, मैं राइटिंग की ही स्टेज में वो गाड़ियों को बाइक बना देता हूँ। अच्छा, राइट। और जो चीज़ें अचीवेबल है वही लिखता हूँ, और उनको अचीवेबल कैसे किया जा सकता है वो सोचते हुए, वो दिमाग में रखते हुए। जैसे मैंने कहा, आफ्टर द थर्ड बेल ज़्यादातर एक इंटीरियर फिल्म है, एक रिमांड रूम के अंदर घट रही है चीज़ें। कुछ घर हैं, एक पुलिस स्टेशन है, 1-2 दिन का एक पुलिस स्टेशन में कुछ सीन्स थे, कुछ घरों में थे, और बाकी रिमांड रूम में था। तो आई थिंक लिखते वक्त ही मुझे ये पता था कि ये फिल्म मैं बना सकता हूँ, इस स्केल को मैं अचीव कर सकता हूँ। और हमेशा से आई थिंक वो एक चीज़ हमेशा से एज अ राइटर, डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर वो मेरे दिमाग में हमेशा रहती है, एंड आई एम कॉन्शियस ऑफ दैट, एंड आई एम होपिंग कि धीरे धीरे करके वो चेंज होता रहे, अच्छा, उसमें एक चेंज मैं ये लाता हूँ कि मैं लिखता ही ऐसी चीज़ें हैं जो मैं बना सकता हूँ, जिसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े। अब आप मुझे एक छोटा सा टूर करा दीजिए आप अपने स्कूल का। आई विल लव टू नो कि आपको कौन कौन से कोने पसंद थे, कहाँ कहाँ शरारतें की हैं, कहाँ कहाँ बैठ के जो है टिफ़िन खाया है। पनिशमेंट तो मेरे ख्याल से आपको नहीं मिला। मिला होगा, मैंने अब याद नहीं है। अच्छा, तो आप मुझे वो कोने ज़रा दिखाइए। श्योर, लेट्स हैव अ लुक, या लेट्स वॉक अराउंड। लव टू सी अराउंड। श्योर। सो स्कूल तो ऑब्वियसली काफ़ी बदल गया है, आई मीन इनफैक्ट बहुत ज़्यादा अपग्रेड हो गया, विच इज़ अ गुड थिंग, बिकॉज मैं तो 20 साल से ऊपर की बात कर रहा हूँ। बट मुझे याद है यहाँ पे इस फ्लोर पे 8th स्टैंडर्ड में था मैं यहाँ पे उस वक्त, जब मैंने स्कूल छोड़ा था। तो आई स्टिल रिमेंबर 25 जनवरी, रिपब्लिक डे से एक दिन पहले मेरा लास्ट डे था स्कूल का। वो जो क्लासरूम था, आई स्टिल रिमेंबर, उस क्लासरूम में लास्ट डे एक फेयरवेल ऑर्गेनाइज किया था, एंड काफ़ी गाना सिंगिंग वगैरह किया था स्टूडेंट्स ने, मैंने भी गाया था। उस टाइम पे आप गाते भी हैं? हाँ, मैंने एक्चुअली म्यूज़िक सीखा है, मैंने कर्नाटिक म्यूज़िक सीखा हुआ है। वाह, क्या छोड़ा है आपने? नहीं, जो कुछ कर सकता हूँ, कोशिशें हैं सब, तो मतलब उस तरह से। बट आई रिमेंबर उस टाइम पे मेरे एक फ्रेंड है अंकित गुप्ता, एंड अंकित यूज्ड टू लाइक हाउ आई sang द सॉन्ग तुम मिले, जो क्रिमिनल फिल्म का उस वक्त काफ़ी हिट गाना था, और पूरी क्लास ने मिलके गाया था। आई थिंक आई एम प्रीटी श्योर मिसेस ताराशंकर वाज आल्सो देयर जब हमने वो फेयरवेल किया था, एंड दैट्स सॉर्ट ऑफ वेयर माय लास्ट डे इन दिस स्कूल वाज, यू नो। और उन मेमोरीज के साथ मैं, जैसे मैंने कहा, आई वेंट टू थाईलैंड, लॉट ऑफ
कार्ड्स, यू नो, पीपल हैंड रिटन कार्ड्स जिसमें सबके नाम थे पूरी शर्ट class। के जो साइन होते थे, अनफॉर्चुनेटली वो, क्योंकि वो ज़्यादातर फेयरवेल पे होता है, मतलब एक स्कूल फेयरवेल पे होता है। आई थिंक उस टाइम पे वो ट्रेंड नहीं था, अच्छा, तब नहीं यू नो। तो लेकिन हाँ, एक मेरे पास अभी भी वो कार्ड्स हैं जिसमें सब स्टूडेंट्स के नाम लिखे हुए थे, सबने साइन किया था। एंड यस, इट्स विद दोज मेमोरीज दैट आई वेंट टू, यू नो, बैंकॉक। Nice. या और आपका टीचिंग की तरफ भी बहुत जल्दी रुझान आ गया था। यस तो यस। वो सफ़र कैसा था कि मतलब रुझान हुआ, फिर पता चला कि नहीं मुझे एजुकेटर भी बनना है, मैं कुछ चीज़ें बदलना चाहता हूँ उस पूरे प्रोसेस में। Right. तो वो वाह तो वो चीज़ कैसे हुई? राइट, सो एक्चुअली टीचिंग का कभी भी कॉन्शियसली मेरे को ऐसा थॉट नहीं था, मगर जैसा मैंने कहा कि वो जो मेरे कुछ टीचर्स के साथ जो यहाँ पे इस स्कूल में और आगे जाके थाईलैंड में जिस स्कूल में मैंने पढ़ा, वहाँ पे जिस तरीके से टीचर्स ने मुझे इंस्पायर किया टू basically just be myself or, you know, kind of find my own strengths and things like that. I think वो चीज़ मैं बहुत ज़्यादा चाहता था कि मैं क्लासरूम्स में लेके आऊँ, you know, that I take a class where I am able to inspire a group of students to do what they love and to find what they love, you know, चाहे वो लैंग्वेज हो, चाहे वो कुछ और हो, कुछ भी हो सकता है वो, you know, but just to be more yourself, you know. तो वो एक चीज़ मेरे को I think मेरे दिमाग में था। और केरला में मैंने 1 साल बिताया था आफ्टर माई ग्रेजुएशन एंड आफ्टर स्टडीज़, जहाँ पे मैंने कई सारे स्कूल्स में वर्कशॉप्स लिए थे, पब्लिक स्पीकिंग, लैंग्वेज स्किल्स। और वो करने के बाद मेरे को लगा कि भाई दिस आई वांट टू डू, यू नो, क्वाइट सीरियसली। सो टीचिंग का ऐसा नहीं था कि मैं कॉन्शियसली मतलब एक टीचर बनना चाहता था। आई काइंड ऑफ थिंक ऑफ माई सेल्फ एज अ फैसिलिटेटर, यू नो। आई लाइक टू बी इन अ क्लासरूम जहाँ पे मैं आई एम एबल टू sort of create an environment, an enabling environment where students can think out aloud, you know, when they're okay, they feel comfortable speaking up, right? सही गलत के बारे में ज़्यादा ना सोचे, you know. So, you know, एक classroom में आके I want to create an enabling environment जहाँ पे, you know, students feel free to open up and to kind of express their ideas. No right or wrong answers, you know, and kind of start enjoying the experience of learning. So, you know, I would, like, for example, come into a classroom and I would write, this is poetry, right? And I would ask the students, is this poetry? क्या इतना poem, इतना लिखने से क्या एक poem बनती है? नहीं, ये तो poem नहीं है, इसमें तो rhyme नहीं है, इसमें तो meaning नहीं है। तो फिर मैं उसको 3 लाइन में लिख देता हूँ, this is poetry. So, इस तरीके से students को एक classroom के में बैठे बच्चों को थोड़ा challenge करना, सोचने पे मजबूर करना, बाउंड्रीज से के बाहर सोचना, थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स, एग्जैक्टली जी। और एट द सेम टाइम स्पेशली सिनेमा एजुकेशन की जो बात है, जहाँ तक सिनेमा के बारे में एजुकेशन की बात है, कि उस फ्रेम के अंदर जो कुछ आपको दिख रहा है वो क्यों है, राइट? उसमें आप इस चीज़ पे फोकस क्यों है, उस चीज़ पे फोकस क्यों नहीं है, यू नो, आप ये कलर क्यों देख रहे हैं, वो कलर क्यों नहीं देख रहे हैं, इस तरह के सवाल। सो द आइडिया इज टीचिंग फॉर मी इज़ अ वे ऑफ, एक्चुअली इज़ अ वे ऑफ लर्निंग, बिकॉज जैसे मैंने पहले कहा था, आई एम कॉन्स्टेंटली लुकिंग फॉर स्टोरीज। तो एक क्लासरूम में बहुत स्टोरीज होती हैं, तरह तरह के बच्चे होते हैं, तरह तरह के बिहेवियर होते हैं, अलग अलग एक्सपीरियंसेस होते हैं, सीरियस होता है, कभी कभी कॉमिक होता है। तो वो सब काइंड ऑफ बटोरने के लिए मेरे को क्लासरूम बड़ा एक्साइटिंग स्पेस लगता है। पर ऐसा होता है ज़िंदगी में, मेरे ख्याल से हर एक इंसान के साथ, कि हमें लगता है कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं वी आर हिटिंग द वॉल, मतलब कुछ हो ही नहीं रहा, कुछ मूव नहीं हो रहा है। right. काफ़ी जो है परेशानी हो जाती है उस वक्त, कि आपको लगता है आप पूरी मेहनत कर रहे हैं पर कुछ आउटपुट नहीं आ रहा, ऐसे थोड़ी होता है। right. तो उस वक्त को, और ये सभी की ज़िंदगी में होता ही right. है, उस वक्त को आपने कैसे हैंडल किया, या फिर अभी तक करते हैं? कभी कभी जब वो वक्त जो है स्प्रिंग की तरह ऊपर आ जाता है तब। राइट, एक्चुअली ये मेरे लिए जो है ना, आई थिंक बिकॉज जैसे मैंने कहा कि मैं दोनों फिल्म मेकिंग और ट्रेनिंग में इन्वॉल्व हूँ, बिकॉज मैं ये दो अलग अलग, इतनी अलग अलग चीज़ें करता हूँ, तो क्या होता है कि आई एम कॉन्स्टेंटली ऑन द मूव। मतलब एक टाइम पे 4 से 5 प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं, तो अगर आप एक चीज़ में फंस गए, आपने उस, मतलब अगर कंप्यूटर की भाषा में कहूँ तो उस विंडो को बंद नहीं किया, आपने खुला रखा और आपने एक नया टैब खोल लिया, राइट?
और उस नए टैब पे आप काम नहीं करने लगे। तो जब आप नए टैब पे काम कर रहे हैं तो कई बार आपको पुराने टैब तो आपके दिमाग में है ही, सबकॉन्शियस माइंड में, तो कई बार उससे रिलेटेड सॉल्यूशंस आपको वहाँ मिल जाते हैं, क्योंकि अनसर्टनिटीज़ में काफ़ी सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। अनसर्टनिटीज़ आपको, जैसे कहते हैं ना कि बोर्डम, अगर आप बोर नहीं होंगे तो आप नया नहीं सोचेंगे कुछ, आप वही करते रहेंगे जो कर रहे हैं आप। उसी तरह से होता है अनसर्टनिटीज़। अनसर्टनिटीज़ आपको पुश करता है कि आप कुछ नया सोचें, कुछ कोई डायरेक्शन चेंज करें। अच्छा, यहाँ की जगह वहाँ चलता हूँ मैं, यू नो। तो वो डेफिनेटली आई रियली एन्जॉय दैट। मतलब एक क्लासरूम की, हम जैसे टीचिंग की बात कर रहे थे, तो एक क्लासरूम में मैं कभी भी एक स्ट्रक्चर के साथ नहीं जाता हूँ कि मैं आज जाके ये पढ़ाऊँगा या ये लेसन लूँगा या वो क्लास पढ़ाऊँगा। नहीं, मैं जाता हूँ, उस क्लास की जो वाइब होती है, उन स्टूडेंट्स की जो एनर्जी होती है, उनकी शक्ल पे होता है वो, राइट। तो कई बार आपको लगता है कि यार इनको शायद हंसाना ज़रूरी है, तो आप एक जोक से शुरू करेंगे, है ना, या इनको आप किसी वीडियो से शुरू करें, ये आप बातचीत से नहीं संभलेंगे ये लोग, इनको आपको कुछ दिखाना पड़ेगा, जब वो देख के चुपचाप बैठेंगे फिर बात होगी इनसे। तो ये सब चीज़ें काफ़ी ऑर्गेनिक तरीके से मैं करना पसंद करता हूँ, और वो मेरे काम में भी रिफ्लेक्ट करता है, फॉर श्योर। आपकी जो नई मूवी है मडपल्ली यूनाइटेड, उसका सफ़र क्या रहा? उसकी जो इंस्पिरेशन थी वो कहाँ से आई, वो ख्याल कहाँ से आया? मडपल्ली, जैसे मैंने पहले भी कहा था, आई थिंक पिछले कुछ सालों में रियलिटी जो मेरे आसपास हो रहा है उसको देख के मैं बहुत ज़्यादा उसमें कहानियाँ मैं बहुत ज़्यादा ढूंढता हूँ। और मडपल्ली भी ठीक ऐसे ही हुआ था। मैं एक अनफॉर्चुनेटली क्रिमेशन ग्राउंड पे था देहरादून में, और क्रिमेटोरियम में था, और मैंने क्रिमेटोरियम पे मैं जो वेट कर रहा था फैमिली के आने का, तो मैंने देखा कि कुछ बच्चे वहाँ पे आए हुए थे, और क्रिमेटोरियम के गार्ड के साथ कुछ बातचीत चल रही थी, उनके हाथ में क्रिकेट किट था, और कुछ काफ़ी लंबी चौड़ी बातचीत हुई, ये कुछ हुआ और वो चले गए वापस। तो मैंने उतना सा जो मैंने देखा, वो देख के मैं इतना समझ गया कि उस पूरे एरिया में शायद काफ़ी मोहल्ले हैं, बहुत तंग गलियाँ हैं, तो उस पूरे इलाके में यही एक ओपन स्पेस है जहाँ बच्चे आके क्रिकेट खेल सकते हैं। संडे सुबह की बात है। तो मैंने रियलाइज़ किया कि बच्चे आए हैं क्रिकेट खेलने, लेकिन अब वो खेल नहीं पा रहे हैं, बिकॉज यू नो वहाँ पे क्रिमेटोरियम में आज क्रिमेशन है। तो बच्चे उदास हैं, लेकिन वो जब आए होंगे, मेरे दिमाग में ये विजुअल आया कि वो जब आए होंगे आपस में बात कर रहे होंगे कि आज मैं पहले बैटिंग करूंगा, उस दिन याद है उसने इसको आउट किया था, मैं आज तेरे को आउट करूंगा, यू नो, उस तरह की जो बातें, एक्साइटमेंट सब कुछ हुआ, और आए और एंटी क्लाइमैक्स। इस पूरी चीज़ को मैंने एक तरीके से आई रियलाइज़ कि ये जो जर्नी है ना, घर से एक जगह तक पहुंचने की, ये जर्नी ही कहानी है। द जर्नी इटसेल्फ इज अ स्टोरी, यू नो, व्हिच इज द टैगलाइन ऑफ द फिल्म, एंड दैट इज हाउ आई केम अप विद द आइडिया ऑफ मडपल्ली यूनाइटेड। एंड ऑफ कोर्स इट्स सो हैपेंड कि मैं मडपल्ली, जो एक कोस्टल विलेज है नॉर्थ केरला में, वहाँ पे एक डॉक्यूमेंट्री बना रहा था यूएल फाउंडेशन के लिए, और उनके काम को डॉक्यूमेंट करते वक्त जब मैं बच्चों के साथ इंटरव्यू कर रहा था, इंटरैक्ट कर रहा था, तो मैंने रियलाइज़ किया कि वो बच्चे बहुत कॉन्फिडेंट हैं, यू नो, दे आर वेरी, मतलब कैमरा शाय बिल्कुल नहीं है, कैमरा के सामने बात कर रहे हैं। थिएटर की उनकी वर्कशॉप्स हुई हैं, तो मेरे को लगा क्यों ना उस कहानी को मैं यहाँ पे शूट करूँ, इन बच्चों के साथ शूट करूँ, और इनमें से ढूंढूँ एक क्रिकेट टीम जिनके साथ मैं ये फिल्म बनाऊँगा, एंड दैट इज़ हाउ दिस होल प्रोसेस हैपेंड। और कहा जाता है ख़ास तौर से फिल्म मेकर्स एंड राइटर्स के साथ, डायरेक्टर्स के साथ, कि जो आपका ज़िंदगी का मकसद है, आपकी कहानी का जो मौजू है, उसमें भी वो बहुत रिफ्लेक्ट करता है। तो आपकी ज़िंदगी का मकसद आपने मडपल्ली यूनाइटेड में जो है वो कैसे दिखाया है? सो एक्चुअली मैं कहूँगा कि ये जो एक बेसिक फिलॉसफी है, इफ़ आई मे कॉल इट दैट, द जर्नी इटसेल्फ इज़ अ स्टोरी, कि आप जो दिन बर दिन कर रहे हैं, जो कोशिशें कर रहे हैं, उन कोशिशों को एंजॉय करना बड़ा ज़रूरी है। एंड में जाके आप क्रिकेट खेलें या क्रिकेट मैच जीतें या हारें, उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप घर से वहाँ तक क्या करते हैं, है ना। तो इस थॉट को आई थिंक मैं बहुत सारे लोगों तक पहुँचाना चाहूँगा, स्पेशली यंगस्टर्स, जो एक यंग ऑडियंसेस हैं, स्कूल ऑडियंसेस हैं, स्कूल क्लासरूम्स में हैं, जैसे मैंने पहले कहा कि एक ऐसा एनवायरनमेंट जहाँ पे students start to enjoy the process that they're a part of, you know, and don't get too wound up about the outcome, कि outcome क्या होगा, ये होगा या वो होगा, जीतेंगे हारेंगे। क्योंकि अभी मॉडर्नाइजेशन की वजह से क्या हो गया है कि हम कहीं ना कहीं जल्दी में हैं, जल्दबाजी में हैं। जल्दबाजी में क्यों हैं ये पता नहीं है, पर सब कुछ जो है, मतलब क्या कहते हैं, हथेली पे सरसों चाहिए हमें, कि काश सब हर एक चीज़ की एक ऐप आ जाए। सही बात है।
और अगर हम मंजिल तक नहीं पहुंच पाते हैं तो थोड़ा सा हताश हो जाते हैं। तो वो जो आपका नज़रिया है कि जो मंजिल है, मंजिल से भी ज़्यादा खूबसूरत जो है उसका जो सफ़र होता है, जहाँ से आप शुरू हुए थे, आप कहाँ तक पहुँचे और क्या आप बीच में बने हैं, तो वो नज़रिया बहुत काबिल तारीफ़ है। थैंक यू। सो यही एक्चुअली आइडिया है अब इस फिल्म को लेके कि इस फिल्म की जो जर्नी रही है वो बहुत एक्साइटिंग है, क्योंकि करीब 45 डेब्यूटेंट्स हैं इस फिल्म में, जिनमें से कि करीब 15 बच्चे हैं जो पहली बार किसी फिल्म में जिन्होंने एक्ट किया है, और बहुत टैलेंटेड लोग हैं ये लोग, यू नो। जितने भी लोगों के साथ मैंने उसमें काम किया है, मैं अक्सर अपनी एडी टीम के साथ डिस्कस करता था कि टेक्निकल गलतियां हमसे ज़्यादा होती हैं, बच्चों से कम होती हैं। वो अपने डायलॉग जानते हैं, वो क्या करना है पता है उनको, और उनको हमेशा पता होता था कि अच्छा अब फिर से रीटेक होगा, और रीटेक उनकी वजह से नहीं होगा, कई बार हमारी वजह से होगा। और उनको कितना एक्साइटमेंट रहा होगा, देख तू मेरी मूवी देखना, मैं मूवी में आऊँगा। बिल्कुल। इनफैक्ट मैंने बच्चों को जो इस फिल्म के कास्टिंग डायरेक्टर हैं राजेश माधवन, उन्होंने मेरे को बोला था कि फर्स्ट टाइम एक्टर्स के साथ उन्होंने काफ़ी काम किया, तो ये वो सेइंग कि फर्स्ट टाइम एक्टर्स के साथ एक बहुत फ़ायदेमंद चीज़ रहती है अगर आप उनको बहुत ज़्यादा डिटेल्स ना दो, तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए बच्चों को फिल्म की पूरी कहानी कभी पता ही नहीं थी। उनको बस सीन्स पता थे, उनको छोटी छोटी घटनाएं पता थी, मगर पूरी कहानी क्या है, स्क्रीन प्ले जिसे कहते हैं, वो नहीं पता था। तो वो एक बड़ा एक्साइटिंग प्रोसेस था बच्चों के लिए, जब पहली बार उन्होंने देखा कि अच्छा हम इधर इसलिए गए थे, हमने वो इसलिए बोला था, क्योंकि उनको पता ही नहीं था कि ये कैसे जुड़ने वाला है सब कुछ। सो अगेन यू नो द फैक्ट दैट द प्रोसेस इज मोर एक्साइटिंग देन द आउटकम। ഐപിഎല്ലിനും വിട്ടിപ്പോൾ ടോപ്പ് സിംഗർ ആയാ? എടാ നീ കളിക്കാൻ വരുന്ന ഞാൻ പറഞ്ഞിപ്പം വൈകിയേ എനിക്ക് ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ വന്നൂടേലും എന്തിനാ വീട്ടിൽ വിളിച്ചേ? ഞാൻ ക്യാപ്റ്റനാ, ക്യാപ്റ്റന് കുറച്ച് പ്ലാനിങ് എല്ലാം ഉണ്ടാവും. എടാ പ്ലാനിങ് എല്ലാം ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന ഇപ്പൊ കളിക്കാൻ നമുക്ക്. നിങ്ങളെല്ലാം ലേറ്റ് ആണെന്ന് എനിക്കറിയാം. എല്ലാവരും ഞാൻ അശോക് മാഷോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. അത് നാളെ നീ ഇപ്പം വാ. അത് തൊപ്പെടുക്കാൻ പറഞ്ഞു. ശിവനെ കൊണ്ട് अच्छा, एक आखिरी सवाल और कि जैसे मडपल्ली यूनाइटेड, दिस इज़ योर ब्रेन चाइल्ड, इसने आपके अंदर क्या चेंज लेके आया ये? मडपल्ली यूनाइटेड आई थिंक हैज़ गिवन मी डेफिनेटली, जो मैं कह रहा था, द कॉन्फिडेंस टू मेक more stories that are organic and authentic, you know, to not get caught up about too many things, about adding too many things. जो organically है already आपकी फिल्म में उतना काफ़ी है, और उसको अच्छे से संवारना कैसे किया जाता है, उस पर ज़्यादा फोकस करना, ज़्यादा कि या कि आप ये प्लॉट पॉइंट डालें, वो प्लॉट पॉइंट डालें, इस चीज़ को ऐड करें, उस चीज़ को ऐड करें, उसकी जगह जो आपकी एक बेसिक एक कहानी है, उसमें जो कॉन्फिडेंस होना चाहिए एक ऑथर को, एक राइटर को, एक फिल्म मेकर को, वो कॉन्फिडेंस मुझे मडपल्ली ने दिया है कि हाँ, अगर एक बेसिक जो एक स्ट्रक्चर आपका है, बी कॉन्फिडेंट अबाउट व्हाट यू हैव क्रिएटेड, यू नो, देयर इज सम वैल्यू इन इट, एंड उसी पे आप बहुत ज़्यादा उसको एम्बेलिश करके या यू नो पैड अप करके ये वो ऐड करके उसको आप कुछ और मत बनाइए। उसकी ऑर्गेनिक जो ऑथेंटिसिटी है वो अपने आप में बहुत खूबसूरत है। सो दैट इज़ समथिंग दैट आई थिंक आई विल टेक फॉरवर्ड, एंड आई थिंक it's kind of given me the confidence to do this more and more often, you know. कई सारी चीज़ें जो उस तरह से छोटी छोटी मैंने सीखी हैं along the way, I'm sure that will, you know, go along with Nice. तो आपका जो नज़रिया है, जिस तरीके से आप दुनिया और दुनिया का किरदार और दुनिया की कहानी देखते हैं, वो बहुत खूबसूरत है। तो आपकी पूरी टीम को ऑल द वेरी बेस्ट, कि आपका जो एक मकसद है मडपल्ली बनाने का, जिसमें आपकी ज़िंदगी का मकसद भी है, वो लोगों तक पहुँचे, बहुत सारे लोगों तक पहुँचे। और होता है ना कि सिनेमा आज के टाइम पे सबसे अच्छा ज़रिया है कि आप अपने अंदर एक बदलाव ला सकते हैं। Right. तो आपका जो वो पूरा एक बदलाव लाने का तरीका है वो मुकम्मल हो। एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू द होल टीम, एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। बहुत अच्छा लगा बात करके, और बहुत कुछ सीखने को मिला बातचीत में, तो बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू यू ऑल्सो। एंड आई थिंक ये जो ख्यालों की उड़ान वाला जो एक कॉन्सेप्ट है, आइडिया है, बहुत खूबसूरत है, और उसी तरीके से शायद हमारा एक बड़ा ऑर्गेनिक सा एक कॉन्वर्सेशन था। यू नो, हम लोग काफ़ी जगह उड़ के आए हैं स्कूल में, कहाँ शुरू किया था और कहाँ ख़त्म हुआ। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच। चलिए, आई विल सी यू सून, टेक केयर, बाय।